नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय रीट की परीक्षा अब आयोजित होने वाली है और इस समय जो है हम रीट के जो साइकोलॉजी का पार्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का, उस पे हम लगभग 2000 प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये सारे वीडियो देख कर के अपनी तैयारी पक्की कर सकते हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो पे चर्चा कर ली है। यदि ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे रखा है, वहाँ से जा कर के वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखें और इसके साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर से कमेंट करें और तीनों वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए आज का ये महत्वपूर्ण जो वीडियो है शुरू करते हैं मॉडल प्रश्न पत्रों का। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने की कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, स्मरण करने में कम ध्यान देना या पाठ की पुनरावृत्ति। तो दोस्तों, विस्मृति कम करने का जो उपाय है वो बार बार पाठ की जब पुनरावृत्ति होगी तब उसको जो है भूलने की आदत या भूल कम होगी, इसीलिए पाठ की पुनरावृत्ति। तो बिल्कुल सही उत्तर है पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति कम करने का उपाय पाठ की पुनरावृत्ति। अगला जो प्रश्न है, क्रोध व भय प्रकार है संवेग का, अभिप्रेरणा का, परिकल्पना का या मूल प्रवृत्ति का। क्रोध और भय जो है वो मूल प्रवृत्ति, हालांकि ये ऐसा आता है कि मूल प्रवृत्ति में क्रोध और भय जो है मूल प्रवृत्ति का न होकर ये बालक के अंदर या व्यक्ति विशेष के अंदर एक संवेग होता है। तो क्रोध और भय, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है और हम जो है इसमें मूल प्रवृत्ति उत्तर करके आते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे क्रोध और भय जो है वो जन्मजात या अभिप्रेरक तत्व हैं, लेकिन यह मूल प्रवृत्ति न होकर के क्रोध और भय जो है वो संवेग का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। जैसे कोई व्यक्ति है और उसके जैसा ही आचरण करना क्या कहलाता है? व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? तो व्यवहार की नकल करना है सीखना, अनुकरण करना, कल्पना करना या चिंतन करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा, दूसरे व्यक्ति की जब नकल की जाती है तो उसे हम कहते हैं अनुकरण करना। अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कोई पूर्व ज्ञान है और हम उसे नए तरीके से सीखने में वो हमें जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उसमें हमारी सहायता करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है और अब वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल आसानी से सीखेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रशिक्षण स्थानांतरण, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। तो हम सब ये जानते हैं कि जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो हम उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पे यदि आप पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखी हुई बात को स्मरण रखने, पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने और पुनः स्मरण करने की जो असफलता है उसे हम क्या कहेंगे? कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। कोई बात सीख चुके हैं और उसको जब हम बार बार दोहराते हैं और तब हमें असफलता होती है तो उसे हम कहते हैं भूलना, और भूलना यानी विस्मृति। अगला जो प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 की जो बुद्धि है वो बुद्धि लब्धि है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि। जो टर्मन के अनुसार 90 से 100 की जो बुद्धि लब्धि है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, होल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है?
होल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका की, किशोरावस्था का विकास या किशोरावस्था का विकास। ये दो ऑप्शन एक साथ दे दिए हैं। तो होल ने जो है वो किशोरावस्था के विकास पे बल दिया था। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? तो मनोलैंगिक जो विकास है वो निम्न में से किसने बताया था कि लैंगिक विकास, मनोलैंगिक जो विकास है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये फ्राइड ने दिया था, या कमेनियस ने दिया था, होल ने दिया था, या फ्राइड ने दिया था? तो हम सब ये जानते हैं कि मनोलैंगिक विकास जो है फ्राइड ने दिया था। अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो हम सब ये जानते हैं कि जो मनोविज्ञान की जो पहली जो प्रयोगशाला है वो सिगमंड ने की थी, या पावलोव ने, डब्ल्यू वुंट ने, या वॉटसन ने की थी? तो हम सब ये जानते हैं कि वर्तमान में जो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में है विलियम वुंट, डब्ल्यू वुंट ने ये जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है वो स्थापित की थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? गेस्टाल्ट जो एक मनोविज्ञान है, एक विचारधारा है, उसकी आधारशिला सबसे पहले किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटनो, एडगर रूबिन, कर्ट लेविल, या मैक्स वर्दीमर? तो गेस्टाल्ट जो है वो पूर्णाकार की जो पूर्णाकार होता है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार। तो पूर्णाकार की जो परिभाषा है वो सबसे पहले किसने रखी थी? मैक्स वर्दीमर ने। अगला जो प्रश्न है, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संगणन सिद्धांत जो है स्मृति से, अधिगम से, अभिप्रेरणा से, या सृजनात्मकता से संबंधित है? तो हम ये सब जानते हैं संगणन जो सिद्धांत है वो स्मृति से संबंधित है। संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। ये प्रश्न दूसरे जो मॉडल पेपर था उसमें भी इस प्रश्न को दोहराया जा चुका है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र जो सिद्धांत है वो किन लोगों का, निम्न में से किन विचारकों ने ये क्षेत्र का सिद्धांत दिया है? व्यवहारवादियों ने, गेस्टाल्टवादियों ने, संरचनावादियों ने, या मनोविश्लेषकवादियों ने? तो ये सिद्धांत किसने दिया है? गेस्टाल्टवादियों ने। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? हल ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या वॉटसन ने? तो ये अभिक्रमायोजित का जो अधिगम है वो किसने दिया था? स्किनर ने। समझ आऊँगा ये किसने दिया है? स्किनर ने। अभिक्रमायोजित, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? स्किनर ने। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होती है उसे क्या कहते हैं? व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, जैसे कोई व्यक्ति सीख रहा है और उसमें जब स्थायी परिवर्तन होता है तो उस अभ्यास को हम क्या नाम देते हैं? तो उसको अभिप्रेरणा देंगे, अभिवृत्ति देंगे, अभिक्षमता देंगे, या अधिगम देंगे? जब स्थायी परिवर्तन होने का मतलब है वह कुछ न कुछ सीखता है, तो सीखने का जो कार्य है वो व्यवहारिक क्षमताओं में स्थायी परिवर्तन होता है, तो हम उससे सीखने की क्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक, गिलफर्ड, या फ्लूइड क्रिस्टलाइज का सिद्धांत? तो संज्ञान जो है वो गिलफर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है।
8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो ये सेम ऐसा ही प्रश्न जो है वो पहले मॉडल पेपर में भी हम हल कर चुके हैं। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो मानसिक आयु कितनी है 8 और मानसिक आयु मानसिक आयु कितनी है 10 वर्ष। समझ आऊँगा यहाँ पर। मानसिक आयु कितनी है 10 वर्ष बटा 8 वास्तविक आयु गुणा 100। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर हम हल कर लेते हैं अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं मानसिक आयु 10 वर्ष है, 8 है गुणा 100 है, तो 4 और 50, 2 और 25, इसको ऐसे काटेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 5। तो 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। जी हाँ। तो 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु यदि 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी मानी जाएगी 125। अगला प्रश्न है किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसे उत्पन्न होने वाला सामयिक तनाव कहलाता है। यदि कोई इच्छा है किसी व्यक्ति को और वो पूरी नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में वो किसका शिकार होता है, द्वंद्व का, कुंठा का, चिंता का या तनाव का। तो वो कुंठा का शिकार होता है जब कोई उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है, नैतिक, भाषा, नैतिक, शारीरिक विकास। तो प्रथम और तीसरा जो ऑप्शन है वो समान आ चुका है। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक सिद्धांत माना जाता है। अगला जो प्रश्न है 19वां थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो हम सब ये जानते हैं थॉर्नडाइक जो है वो एक व्यवहारवादी विचारक माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। ये कई बार अन्य जो जितनी भी जो अध्यापक संबंधी जो प्रतिपरीक्षाएं होती है उसमें ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, डालर्ड, मिलर, बंडोरा और वाल्टर, कार्ल रॉजर्स या यूंग ने। तो हम सब ये जानते हैं कि व्यक्तित्व का जो सामाजिक सिद्धांत है वो बंडोरा ने और वाल्टर ने दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर से कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी तैयारी को आप ज़रूर परखें। आने वाली परीक्षा के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।